वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर हम नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे और अब तक जो बातें हुई हैं उनका एक छोटा सा रिकैप हम लोग ले लें। तो जो बातें हुई हैं वो अभी वर्ब्स की बातें हुई हैं और वर्ब्स में आप लोगों को बताया जा चुका है कि दो तरह के वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब, जिनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। हमारी चर्चा जो चल रही है वो मेन वर्ब के संदर्भ में है और आप लोग इस बात से वाकिफ़ हो चुके हैं कि मेन वर्ब के क्लासिफिकेशन का दो आधार है। एक आधार पर वर्ब्स का क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा जो क्लासिफिकेशन का आधार था कि किसी वर्ब का फॉर्म सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के बदलने से या टेंस के बदलने से बदलता है या नहीं बदलता है। तो उस आधार पर आप लोगों को बताया जा चुका है कि दो तरह के वर्ब्स हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वो है जिसका फॉर्म बदल जाए सब्जेक्ट का नंबर पर्सन बदलने से या वाक्य का टेंस बदलने से, तो दैट इज़ फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट जो है कि सब्जेक्ट का नंबर पर्सन बदले या वाक्य का टेंस बदले लेकिन उसके फॉर्म में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो, तो वो नॉन फाइनाइट ग्रुप का वर्ब्स कहलाएगा। फिर आगे चर्चा हुई थी कि नॉन फाइनाइट्स को फिर क्लासिफाई किया गया है और उसका पहला जो काइंड है वो है इन्फिनिटिव, जिसमें या तो टू के साथ या विदाउट टू V1 का प्रयोग किया जा रहा था। दूसरा बताया गया था पार्टिसिपल और उसमें कहा गया था कि पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और एक तीसरी वेराइटी जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की है वो है जेरंड। तो इनमें से पार्टिसिपल्स में हमारी चर्चा समाप्त हो चुकी है प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में, जिसमें कहा गया था कि ING फॉर्म वो अगर वर्ब के रूप में किसी वाक्य में आ रहा है या वो अगर एडजेक्टिव के रूप में किसी वाक्य में आ रहा है तो ऐसे V4 फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बारे में आपको बताया गया था कि V3 फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज्ड आइदर एज ए वर्ब इन ए सेंटेंस और एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। तो पास्ट पार्टिसिपल की बात हो गई थी। आज हम चर्चा करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल की एंड देयर आफ्टर जेरंड का इंट्रोडक्टरी। आज जो है जेरंड पर चर्चा होगी। तो परफेक्ट पार्टिसिपल की हम बात करते हैं। एक बार फिर मैं कहूँगा आप लोगों से कि कोई भी टॉपिक हो उसका जो नाम है, टाइटल है, उस टाइटल में जो प्रयोग किए गए शब्द हैं उनके अर्थ को समझिए तो आपका आधा काम हो जाएगा। यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल PERFECT परफेक्ट पार्टिसिपल में जो कीवर्ड है वो है परफेक्ट। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण का मतलब हुआ कंप्लीट। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल जो है ये भी यूज किया जाता है कंप्लीट एक्शन को सजेस्ट करने के लिए। अब ये कैसा फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है हैविंग प्लस V3। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का।
ये कंबाइंड रूप है। देखिए कैसे, ये हैविंग में आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी आप जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का सिंबल है वो, और ये V3 है। ये V3 किसका है? पास्ट पार्टिसिपल का है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में से आईएनजी लेके और पास्ट पार्टिसिपल में से V3 लेके ये कंबाइन किया हुआ फॉर्म है परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग प्लस V3, जहाँ भी आप देखिए किसी सेंटेंस में हैविंग लगा हुआ हो और उसके साथ V3 लगा हुआ हो, तो वो निश्चित तौर पर एक ही फॉर्म होगा और उसका नाम होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसका यूज क्या किया जाता है? एक बात तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पहली बात कि परफेक्ट पार्टिसिपल is different from present and past participle in the sense that it is not used as an adjective, whereas the other two participles are used as adjectives also. पहला डिफरेंस ये है। ये डिफरेंस है कि आपको बताया गया था प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड आइदर एज ए मेन वर्ब और एज एन एडजेक्टिव, जैसे डांसिंग गर्ल, राइटिंग पैड, ये एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। सी वाज डांसिंग में डांसिंग वर्ब के रूप में आ रहा है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हुआ। उसका प्रयोग या तो वर्ब के रूप में किया जा रहा है या एडजेक्टिव के रूप में किया जा रहा है। पास्ट पार्टिसिपल में भी आपने देखा कि उसका प्रयोग भी या तो V3 फॉर्म का प्रयोग या तो वर्ब के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में किया जा रहा हो। जैसे हम कहते हैं कि ए रिटेन लेटर, V3 फॉर्म लेटर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। हम कहते हैं कि आई हैव रिटेन ए लेटर, वहाँ पर जो रिटेन आया हुआ है वो मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है। बट हम जब परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं, हैविंग V3 की बात करते हैं, तो यहाँ एक डिफरेंस नज़र आता है। वो डिफरेंस क्या है कि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में नहीं करते हैं। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ वर्ब के रूप में होगा। कब होगा और किस सेंस में होगा? तो इसके लिए आप ये दूसरा पॉइंट देखें। परफेक्ट पार्टिसिपल is used to suggest an action which is
कंप्लीटेड, परफेक्ट हो गया हो, जो कंप्लीट हो गया हो, बिफोर स्टार्ट ऑफ या बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड एक्शन। देखिए यहां पर भी दो एक्शन की बात होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी ये बात बताई गई थी। वहां कहा गया था कि दो एक्शन, जब एक एक्शन चल रहा हो और उसी बीच में दूसरा एक्शन हो जाए, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, इसको समझिए। एक एक्शन चल रहा हो मतलब इनकम्प्लीट हो, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताया गया था कि हमेशा इनकम्प्लीट एक्शन की बात होगी। एक एक्शन चल रहा हो, इनकम्प्लीट हो, उसी बीच में दूसरा एक्शन हो जाए। या एक सिचुएशन ये भी बताया गया था कि दो या दो से ज़्यादा एक्शन ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम विदाउट एनी गैप, ऑलमोस्ट विदाउट एनी गैप, दो या दो से ज़्यादा एक्शन ऑकर होता हो, तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करने के लिए कहा गया था। उस सेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी हम दो एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ हम कह रहे हैं कि जो सेकेंड एक्शन है वो तब शुरू हो जब फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो गया हो, पूरा हो गया हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, हैविंग पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जाम, he went abroad for higher education। देखिए दो एक्शन की बात की जा रही है। कौन कौन सा एक्शन है? ये एग्जाम का पास करना, और दूसरा एक्शन है जाना विदेश हायर एजुकेशन के लिए। क्या सिचुएशन है यहाँ पर? एक एक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, देयर इज ए क्लियर कट गैप। मैट्रिक का एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट निकला, और रिजल्ट निकलने के बाद ऐसा नहीं कि वो नेट पर उसका रिजल्ट आया और वो जो है हवाई जहाज़ का टिकट बनवाया और निकल गया विदेश पढ़ने के लिए। मतलब यहाँ वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ सिचुएशन क्या है कि एक काम पूरी तरह से ख़त्म हो गया, मैट्रिक पास करने का काम ख़त्म हो गया, और उसके बाद विदेश जाने का काम हुआ। तो सब्सिक्वेंट एक्शन ऑकर्स ऑन एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट एक्शन। यहाँ पर एक गैप है, दोनों के बीच में ये गैप है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले मामले में आपको देखने को नहीं मिल रहा था। वहाँ कोई गैप नहीं था, बट यहाँ पर गैप है। तो इस सेंस में हम परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, ये सारे पार्टिसिपल्स पर लागू है। ये कॉमन फॉर ऑल पार्टिसिपल्स है कि पार्टिसिपल्स की क्या उपयोगिता है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ पार्टिसिपल्स। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप रखिए कि यूटिलिटी ऑफ पार्टिसिपल्स। देखिए अंग्रेजी लिखने के लिए आप एक ही बात, अगर चाहे किसी भी भाषा की बात हो, अंग्रेजी की बात ही नहीं, हिंदी की बात हो, संस्कृत की बात हो, भाषा में ये विशेषता होती है कि आप एक ही बात, एक मान लीजिए निबंध आपको लिखना है, यू हैव टू राइट एन एसे, और 1 लाख
कैंडिडेट्स हैं टू राइट दैट ऐसे, द सेम टॉपिक इज देयर, बट अगर ईमानदारी से उसमें लिखा जाए, चोरी नहीं हो, तो वो 1,00,000 आंसर सीट 1,00,000 तरह का होगा। ये कतई नहीं हो सकता है कि हूबहू सारा का सारा चीज़ जो है सो एक दूसरे से मिल जाए। 1,00,000 डिफरेंट शब्दों का प्रयोग उसमें होगा, डिफरेंट तरह के वाक्यों का प्रयोग होगा। तो ये पार्टिसिपल जो है, ये इसकी उपयोगिता, सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि इट हेल्प्स, कोई भी पार्टिसिपल, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, इट हेल्प्स इन इकोनॉमिकल राइटिंग। अब ये जरा सोचेंगे कि भाई ये अर्थशास्त्र की बात बताने लगे, इकोनॉमिकल राइटिंग क्या है? तो इकोनॉमिकल राइटिंग का ये मतलब है कि कम शब्दों में हम कुछ ज़्यादा बातें कह लें। तो उसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो हैं वो एक आपके पास हथियार है, जिसका प्रयोग करके आप ज़्यादा बातों को कम शब्दों में लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिकल राइटिंग। जैसे हम कहें कि ए वाक्य लें, ही पास्ड दी मैट्रिकुलेशन एग्जाम, और दूसरा वाक्य लें, ही वेंट एब्रोड फॉर हायर एजुकेशन। देखिए, जैसे आप लोगों को प्रोनाउन बताया जा रहा था, उसमें उसकी उपयोगिता बताई गई थी कि प्रोनाउन जो है वो मोनोटोनस राइटिंग से रोकता है, और जो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा जहाँ लिखा जाता है उसको वो शॉर्ट कर देता है। तो सेम चीज़ हम पार्टिसिपल्स के प्रयोग के द्वारा भी ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि ये दो वाक्य है, इस दोनों वाक्य को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ही पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जाम, फुल स्टॉप, ही वेंट एब्रोड फॉर हायर एजुकेशन। ये दो वाक्य हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। बट कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पार्टिसिपल्स की जानकारी है, वो बहुत इसको आकर्षक बना सकता है, अट्रैक्टिव बना सकता है। क्या करेगा? उसको वो लिखेगा कि हैविंग पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जाम, ही वेंट एब्रोड। क्या हुआ? अब ये दो वाक्य मिलकर एक सेंटेंस हो गया। तो ये सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हमारा सहयोग करता है कोई भी पार्टिसिपल। ये तो हमने आपको एग्जाम्पल दिया परफेक्ट पार्टिसिपल का। सिमिलर एग्जाम्पल कैन ऑल्सो बी देयर फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे आप देखिए, आप एक और वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का या पास्ट पार्टिसिपल का किसी का भी आप ले सकते हैं। आप ये काम कर सकते हैं उसके प्रयोग के द्वारा। जैसे आप एक वाक्य है, ही वाज कमिंग फ्रॉम मार्केट, एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है, ही सॉ ए बेगर,
क्या होगा, इसको भी हम पार्टिसिपल के यूज के द्वारा कंबाइन कर सकते हैं। अब कौन सा पार्टिसिपल हम लेंगे, तो हम देख रहे हैं कि इसमें V4 फॉर्मूला आया हुआ है, मतलब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके इसको कंबाइन कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, व्हाइल कमिंग फ्रॉम मार्केट ही सॉ ए बेगर। ये क्या हुआ, कंबाइंड हो गया। और इस कॉम्बिनेशन में सीमेंट का काम किसने किया, इस पार्टिसिपल व्हाइल जो आपको बताया जा चुका था पहले भी एग्जाम्पल दे करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज के द्वारा हमने इस सेंटेंस को कंबाइंड कर दिया। ये पास्ट पार्टिसिपल का भी एग्जाम्पल हो सकता है। किसी भी पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा हम दो अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ सकते हैं। उसी तरह से कहीं पर ये जो पार्टिसिपल्स के प्रयोग के द्वारा दो वाक्य एक साथ कंबाइन करके दिए हुए हों, तो आप उनको अलग अलग भी दो वाक्यों में बांट सकते हैं। तो जब हम कंबाइन करते हैं दो वाक्य को एक साथ, दो या दो से अधिक वाक्य को जब हम एक साथ कंबाइन करके एक वाक्य बनाते हैं, तो उसको अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में सिंथेसिस कहा जाता है। और जब हम एक साथ जुड़े हुए दो या दो से अधिक वाक्यों को अलग अलग करते हैं, तो उसको अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में एनालिसिस कहा जाता है। तो एनालिसिस और सिंथेसिस के मामले में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी, पार्टिसिपल्स की। आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये इनकी उपयोगिता है जिसके लिए हमको अलग से इनका अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। तो ये पार्टिसिपल पर हमारी चर्चा यहाँ पर समाप्त हुई। अब जो थर्ड वैरायटी है किसका, नॉन फाइनाइट फैमिली का। नॉन फाइनाइट फैमिली में आप जानते हैं कि तीन वंशज हैं नॉन फाइनाइट फैमिली के। पहला इन्फिनिटिव, दूसरा पार्टिसिपल और तीसरा जेरंड। तो जेरंड की चर्चा आप नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड नाइट।